लाइट जला दीजिए सर, बनेगा नहीं बनेगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडेज वीडियो सेकेंड इंग्लिश बेसिक में आज प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स टॉपिक है, इस पर फोकस करेंगे। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था नाउन के बारे में, व्हाट मीन्स ऑफ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यूजेस इन ऑर्डिनरी लाइफ of noun, and how can find out different kinds of noun in our ordinary life, in daily life. It is known to all that pro plus noun, pronoun, pro means in place of नाउन, इसलिए इसकी डिफिनेशन ये बनी है, प्रोनाउन इज a word which used in place of noun, जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है वही प्रोनाउन होता है। वही प्रोनाउन होता है जिसका प्रयोग नाउन के स्थान पर किया जाता है। नाउन के स्थान पर एस लिखा हुआ है, राम इज अ गुड बॉय। Here use Ram as a noun, but in place of, if we use here he, I, you, she, these words are plural. So according to pronoun, using also helping verb, and she is, he is, but I am, you are. कहने का तात्पर्य ये कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? एग्जाम्पल के रूप में जैसे दिया गया है, he, she, it, they, you, it, ये आपके प्रोनाउन, ये एग्जाम्पल दिया गया। बस बात अब यहां ये आ रही है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के भाग कितने हैं, कितने प्रकार हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला हमें मिलता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन
पर्सन से पर्सन बना है, यानी व्यक्तिवाचक, जिसमें किसी एक व्यक्ति कई व्यक्तियों का बोध हो, वो व्यक्तिवाचक। दूसरा है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट प्रोनाउन, जिसे हम अनिश्चय वाचक कहते हैं, यानी जिसमें कुछ निश्चय ना हो, निश्चित ना हो। तीसरा है डिमांस्ट्रेटिव, डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं संकेतवाचक। इसका फोर्थ पॉइंट जो आ जा रहा है संकेतवाचक के अतिरिक्त, आपका जो चौथे नंबर पे जाएगा वो है इंट्रोगेटिव, रिलेटिव। 6 पे जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसे हम प्रश्नवाचक, इसे हम संबंधवाचक, और रिलेटिव के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विभागसूचक, यानी जिसके कई भाग हो, कई भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो। डिस्ट्रीब्यूट नाम सबसे स्पष्ट हो रहा है। रिफ्लेक्सिव होता है परस्परवाचक, परस्परवाचक। इस तरह से ये आपके 7 हो गए। एक और मैं लिख रहा हूं यहां पर, 8 नंबर पे आएगा आपका रिफ्लेक्सिव रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसके विषय में हमें और डिटेल से पढ़ना है। एम्फैटिक प्रोनाउन भी होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन, इसके कई भाग, कुल आपके 9 काइंड्स प्रोनाउन को। अब इसमें सबसे पहले फोकस करेंगे पर्सनल पर। पर्सनल क्या है? पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक, सर्वनाम। व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें किसी व्यक्ति का बोध हो। इसकी पर्सन वाली है, पर्सन से पर्सन, पर्सन से ही पर्सनल, यानी पर्सन कितने हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आता है आई, वी, मी, माई, माइन, अस, आवर, आवर। इसमें आता है सेकेंड में, इसको हम स्पीकर कहते हैं। इसको फर्स्ट को क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख दिया जाता है स्पीकर। क्यों? ये बोलता है, ओनली बोलता है, स्पीकर है। और ये लिसनर है, क्योंकि ये लिसन करता है, सुनता है, किसी की बात कहता कुछ नहीं है, इसलिए लिसनर कहते हैं। इसमें यू, योर, योर्स। थर्ड जो होता है जिसके बारे में बताया जाता है,
अबाउट विच, इसके बारे में बताया जाता है। इसमें सी, ही, इट, दे, इस तरह से इसका पर्सनल प्रोनाउन बनता है। इसके बाद जब कभी प्रोनाउन में हम पढ़ते हैं, प्रोनाउन बनाते हैं और इसका फोकस रहता है तो ध्यान दिया जाता है। इस सेंटेंस आ गया कि ही, यू एंड आई, तो यहाँ पर जो वर्ब जो प्रयोग होगी किसके अनुसार प्रयोग होगी ये ध्यान रखना है। कभी कभी होता है कि सेकंड पर्सन पहले आता है और फर्स्ट आ जाता है, तो इसमें प्रोनाउन का जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन क्या है वो इसके अनुसार होता है। इसमें 2, 3, 1 ये रूल इसमें लगाते हैं, यानी हम सबसे पहले सेकंड पर्सन लेते हैं, फिर इसके बाद हम थर्ड पर्सन लेते हैं यानी ही आता है, फिर लास्ट में आई आ जाता है। तो ये हमारा रूल चलता है, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसमें जो पॉसेसिव केस है इसका बहुत ही महत्व है। पॉसेसिव केस का जैसे सी का हर, ये और ही का हिज और यू का योर, और जैसे आई का माई, वी का आवर, ये पॉसेसिव केस है। पॉसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जैसे आई का मी और वी का अस, और जैसे यू का यू रहता है, और ही का ही, सी का हर, इट का इट और दे का देम, इस तरह के ये पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। तो इसके बाद जो आपका इंडिफिनिट है, ये प्रोनाउन पर्सनल था, ये हमने पढ़ाया। इसके बाद है इंडिफिनिट। नाम से स्पष्ट है कि कुछ डिफिनिट ना हो, यानी अनिश्चय है, इसमें कुछ निश्चय नहीं है, इसीलिए इसको अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी अनिश्चय वाचक को कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ निश्चित नहीं होता है। निश्चित क्या नहीं होता है? संख्या निश्चित नहीं होती है, पर्सन निश्चित नहीं होता है, वस्तु निश्चित नहीं होती है, स्थान निश्चित नहीं होता है। इसके लिए वर्ड कौन कौन से आते हैं, जैसे कह दिया है कि हम समझ जाएं कि कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो वास्तव में किसी निश्चितता को दर्शाते नहीं हैं। अरे भाई सीधी सी बात, जैसे आपने लिख दिया सम, तो सम कुछ, अब कुछ में कोई नंबर फिक्स नहीं है, डिफरेंट नहीं है ना। वन कोई, एनीवन, इसमें कोई संख्या नहीं है। नो वन, यानी इसमें भी कोई संख्या निश्चित नहीं है। तो कहने का तात्पर्य जब डिफरेंट ना हो वो इंडिफिनिट होता है। समझ गए? यही सारे, जैसे फ्यू, ये फ्यू आ गया, यानी फ्यू वर्ड भी है, फ्यू, लिटिल, वेरी, मैनी, ये बात बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो इसमें प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ रहा? तो इनका प्रयोग किसके आधार पर किया जाता है? जैसे सम लिखना है और फ्यू लिखना है, दोनों में अंतर है। एनीवन, नो वन, दोनों में अंतर है। वन है ना, इसमें संख्या सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ये इंडिफिनिट। जैसे लिखा हो वन मस्ट डू हिज ड्यूटी, सपोज दैट ये सेंटेंस आ गया, तो यहां पर ये हिज नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है और आपने पढ़ा भी है कि जो भी यहाँ पर हमारा प्रोनाउन होगा, जिस केस में होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, तो उसका पॉसेसिव केस वहां जाएगा। यहाँ पर वन का पॉसेसिव केस कुछ नहीं होता। हाँ कब होता? अगर इसी जगह लिखा होता एवरीवन, तो यहाँ भी सही था, लेकिन ये वन लिखा है, अभी यहाँ से हटा दिया गया है, वन के साथ क्या आएगा? वंस आएगा। यहाँ पर वंस लिखा जाएगा तब सही नहीं। जैसे लिखा है he should respect one's parents, तो यहाँ पॉसेसिव केस नहीं गलत हो रहा। क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर ही लिखा है और ही का पॉसेसिव केस ही जो होता है, इन केस ऑफ वंस नहीं होता।
यही हमें पहचानना है, यही हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। यहाँ पर राइट वर्ड हो जाएगा हिज, यहाँ वंस नहीं होगा, गलत। अगर वन लिखा है तो ये नहीं है, ये गलत है, और वंस सही है। अगर एवरीवन लिखा है तो हिज सही है, ही लिखा है तो हिज सही है, यू लिखा है तो योर होगा, सी लिखा है तो हर होगा, आई लिखा है तो माई होगा। ये पॉसेसिव केस में इसका रूल है, ये समझना आपको अच्छी तरीके से। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, जिसका प्रोनाउन नॉन लिविंग हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे these books are kept, अब यहां पर इन his bag ये लिखा है, तो या his होगा या नहीं होगा, या इट्स होगा, ये समझना है। क्यों, यहाँ पर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें हमें किसी पर्सन का बोध हो रहा हो, यानी ही नहीं लिखा है, एवरीवन नहीं लिखा है, नो वन नहीं लिखा है, क्या कैसे आया, नहीं आया। दीज बुक्स यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, तो दीज बुक्स के अनुसार हमारा इट्स आएगा, क्या आएगा, इट्स आएगा। इसलिए ये आपको जानना भी जरूरी है कि नॉन लिविंग के साथ हमें पॉसेसिव केस में इट्स का ही प्रयोग करना है, आई के साथ माई का यूज करना है। समझ गए? तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन था। इंडिफिनिट प्रोनाउन के बाद अब आपको ले चलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखते हैं, इसका मीन्स क्या होता है, विभागसूचक। अब प्रश्न आता है कि इसमें कौन सा ऐसा विभाग है जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट माने वितरण होता है। वैसे डिस्ट्रीब्यूट, ये डिस्ट्रीब्यूट से क्या बना है, डिस्ट्रीब्यूटिव बना है, और इसका मीन्स होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, बांटना। तो क्या कैसे वर्ड होते हैं जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समझते हैं अपने आप को। इसमें एक वर्ड होता है, ईच होता है, एवरी होता है या नहीं होता है। इसमें एक वर्ड और होता है, वो इसके अंतर्गत नहीं आता। ईदर होता है, नीदर होता है, ये हमारे वर्ड होते हैं। ये या तो, ना तो, एवरी, प्रत्येक, ईच, प्रत्येक, हर एक, ये आपको समझना बहुत आवश्यक हो गया है, बहुत ही जरूरी हो गया है। तो जैसे कह दिया जाता है, इसमें भी बहुत सी बात आती है, ईच स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज रेगुलर। सपोज दैट ये लिखा है, तो सेंटेंस क्या गलत है, ईच स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, यानी इस क्लास का प्रत्येक छात्र रेगुलर है, पंक्चुअल है। तो यहाँ रहेगा या नहीं रहेगा, जबकि यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ रहेगा। तो क्योंकि यहाँ पर ईच लगा हुआ है, ईच के साथ हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है, भले हमारा ये प्लूरल, यहाँ पर नाउन यानी सब्जेक्ट दिया हो, फिर भी हम वहां पर सिंगुलर का प्रयोग, समझ गए? तो इसी तरीके से ईदर और नीदर के साथ भी प्रयोग करते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोनाउन है, वो कौन सा प्रोनाउन होता है, उसे समझने का प्रयास करिए। जैसे आता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल आ गया। रेसिप्रोकल मींस ये हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे भी हम विभागसूचक कहते हैं। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। इसमें आते हैं ईच अदर और वन अनदर, दो वर्ड है। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि सर ईच अदर और वन अनदर, इनमें क्या अंतर है, किसका प्रयोग किसके साथ करेंगे। तो यहाँ पर ईच अदर का प्रयोग होता है किसके साथ मालूम है, दो व्यक्तियों के बीच, बिटवीन टू पर्सन आर, बिटवीन टू पर्सन्स आर थिंग्स।
दो वस्तुओं और दो व्यक्तियों के बीच हम प्रयोग कर सकते हैं किसका, ईच अदर। इसकी हिंदी क्या होती है, एक दूसरे। समझ गए? तो यहां पर ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए आता है और वन अनदर किसके लिए आता है, वन अनदर होता है दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के लिए। समझ गए? यानी एक दूसरे इसका भी होता है दो से अधिक के लिए, यानी मोर देन टू, मोर देन टू, यानी दो व्यक्तियों से अधिक, दो वस्तुओं से अधिक जब उसका बोध हो तो यहां पर वन अनदर का प्रयोग करते हैं। वन अनदर का प्रयोग एग्जाम्पल के रूप में जैसे समझने का प्रयास करें, रवि एंड मोहन लाइक ईच अदर। यहां पर ईच अदर है क्यों, पर्सन ओनली टू है, वन और टू। समझ गए? अगर इसी जगह एग्जाम्पल ये लिखा हो, हरि मोहन एंड रवि है वन अनदर, वन अनदर, तो यहां वन अनदर आया है, यानी क्यों वन अनदर आया है, यहां थ्री पर्सन है, मोर देन टू। जब मोर देन टू हो तो वन अनदर, और दो की बात हो वन टू, यानी वन टू एंड थ्री, यहां पर दो से अधिक, इसलिए वन अनदर, वैसे टीचर। समझ आ रहा है? आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको, आगे आप पढ़िए। नेक्स्ट प्रोनाउन था आपका रिलेटिव। रिलेटिव यानी ये सीधी सीधी सी बात है, ये किससे बना है, संबंधवाचक यानी रिलेशन से बना हुआ है, रिलेशन। तो रिलेटिव आ गया, रिलेशन, रिलेटिव किसका, किससे संबंध है ये आपको समझना है। यहाँ पर किसी व्यक्ति का अगर कोई संबंध बताया जा रहा है, पार्टिकुलर किसी पर्सन का बोध हो रहा है तो उसका बोध। अगर किसी वस्तु के लिए कोई बात बताई जा रही है, जैसे नॉन लिविंग थिंग्स है कोई, तो वहां पर भी हम क्या प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ विच का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पर्सन है, यानी पर्सन कोई लिविंग वन है, सजीवी जीवित प्राणी है कोई, तो वहां पर इसका प्रयोग करेंगे पर्सन के लिए। विच नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं। और ये मैंने पढ़ाया था, हुज का जो प्रयोग होता है ये पॉसेसिव केस में होता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, मैंने कई बार इसको पढ़ाया है। पॉसेसिव केस, इसको हम कहते हैं संबंध कारक केस। आपने पढ़े होंगे नाउन केस, तीन होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉसेसिव केस। और एक वर्ड और भी है जिसे हम रूम कहते हैं, इसकी सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग होती है। ये ऑब्जेक्टिव केस में जाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव का विरोध कराता है, ठीक है। ये कर्म कारक इसको कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, कर्म कारक। समझ गए? तो इस तरह से जैसे लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पे, आई नो हिम, he is blind। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये सेंटेंस तो हमारा इतना कंप्लीट हो गया और दूसरा ये हो गया। अब दोनों को हमें बनाना है, एक सेंटेंस बनाना है, तो इसमें रिलेशन क्या है, आई नो हिम, मैं इसे जानता हूं, वह अंधा आदमी। तो
सेंटेंसेस में हम सेंटेंस को जब रिलेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू करते हैं तो आई नो हिम। अब ये नॉमिनेटिव केस यहाँ से हटा है और नॉमिनेटिव केस के स्थान पर लिविंग वन है, पर्सन के लिए हु का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग करेंगे। आई नो हिम हु इज a blind man, who is blind man, यानी जो अंधा आदमी है। तो यहाँ पर रिलेशन का बताया किससे, उससे, और इसका संबंध क्या है, ओके। इस तरह से ये सेंटेंस बनाते हैं। और इसी में ही अगर हम लिखा है, जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने दिया, आई बॉट अ कार, it is very costly, सपोज वेरी आ गया, तो आप करेंगे क्या इसमें? यहाँ तक तो ये स्टार्ट हो गया, डॉट लगा दिया मैंने, और यहाँ से दूसरा सेंटेंस हो गया। तो आप ये देख रहे हैं आई बॉट अ कार, मैंने कार खरीदी। कार क्या है? कार का संबंध किससे है? नॉन लिविंग से है ना। लिविंग वन तो है नहीं, ये थिंग्स है, यानी ये नॉन लिविंग है। और जब मैंने कहा था नॉन लिविंग का कोई बोलो, तो वहां पर मैंने बजावी अभी मैंने बताया है किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम सेंटेंस इस तरह से लिख सकते हैं, बना सकते हैं, आई बॉट अ कार विच इज वेरी कॉस्टली। तो यहाँ पर जो विच वर्ड यूज हुआ है, यहाँ जो हु वर्ड यूज हुआ है, ये हमारा कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ये प्रयोग हो रहे हैं वर्ड। बात समझ में आ रही होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट टर्न में नेक्स्ट